ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लाइफ साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, बीच में 2-4 दिन का गैप हो गया आपकी क्लासेस में, ठीक है, पर कोई नहीं बेटा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी पेज बाय पेज मास्टरी सीरीज, ठीक है ना। और इस सीरीज के अंदर अभी तक हमने 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज का हमारा चैप्टर है प्लांट किंगडम, जो कि आपका चैप्टर 3rd है, ठीक है। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 2 बातें। सबसे पहले तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है ना। बार बार बेटा एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं कि आपको बार बार चीजें एक तरीके से बेटा क्रैम्प करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, कुछ चीजें पहले समझना पड़ेगा। और इनमें काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो उनको आपको बार बार याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ट्रिक्स से या कुछ निमोनिक से आप याद रखते हो बेटा। जैसे जैसे आप बार बार चीजों को पढ़ते हैं तो वो अपने आप ही आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी, आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में बेटा दूसरी चीज, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिकॉल करना होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था, ठीक है ना। अब वहां पर आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, जितनी भी इस अर्थ के ऊपर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया था, 5 डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है ना। और वो कौन कौन से किंगडम थे? सबसे पहला बेटा आपका मोनेरा, दूसरा आपका प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, 4th पे आपका प्लांटी और 5th पे एनिमेलिया, ठीक है ना। तो ये 5 किंगडम थे, 5 ग्रुप थे जिसमें आपके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है ना। प्रीवियस चैप्टर में यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी हम 3 किंगडम को डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ठीक है ना। अब प्लांटी बचा था और एनिमेलिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो प्लांटी किंगडम है और एनिमेलिया है, इनके हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना है, पूरे एक कंप्लीट चैप्टर को पढ़ना है एक किंगडम में, ठीक है ना। तो इसीलिए आज हम प्लांटी किंगडम को चैप्टर 3 में पढ़ेंगे और एनिमेलिया को इससे नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है हमारा चैप्टर 4 वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब प्लांटी किंगडम पे आ जाओ, यानी कि प्लांटी किंगडम, प्लांटी या फिर हम इसको प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा, वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। देखो, जैसे हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, यानी कि सबसे ऊपर मोनेरा, सिर्फ मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट थे, ठीक है ना। सिर्फ मोनेरा के अंदर बेटा प्रोकैरियोट्स थे, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी में क्या है? यूकैरियोट, ठीक है ना, यूकैरियोट्स है। बस फर्क इतना है कि जो प्रोटिस्टा है ये काफी लोअर यूकैरियोट्स है, और अगर हम एनिमेलिया पर आते हैं तो ये काफी हायर और एडवांस यूकैरियोट है, ठीक है ना। अगर इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो उनमें हमें काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रोटिस्टा में हमारे केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है ना। अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सेल्स हैं वो काफी लूजली पैक हैं, टिश्यू के फॉर्म में है, लूजली पैक है, बहुत ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा क्या बोलेंगे हम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना डेवलप नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम प्लांटी पे आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर टिश्यू भी है, ऑर्गन भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लांटी में हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलता। जब हम एनिमेलिया पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉपर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये फर्क है, बाकी है तो सारे यूकैरियोट्स ही, ठीक है ना। प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक हैं तो सारे यूकैरियोट्स, लेकिन यूकैरियोट्स में उनके जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उसका डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा काफी प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव टाइप के यूकैरियोट्स हैं, और जो एनिमेलिया के अंदर आते हैं वो थोड़े हायर, वो काफी एडवांस हो गए हैं, हायर ऑर्गेनिज्म आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, अब इसके बाद में बेटा जब हम किंगडम प्लांटी की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला कि ये मल्टी सेलुलर हैं, बिल्कुल मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं,
फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना। प्लांटी में ये क्या होते हैं बेटा, ये हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब कि ऑटोट्रोफ्स हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इनके पास में क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, इनके पास में क्लोरोफिल होता है। अच्छा, एक और चीज बेटा, जितने भी हमारे प्लांट किंगडम में ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सभी के पास में सेल वॉल होती है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन किए गए थे उनके अकॉर्डिंग जो सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, क्योंकि मोनेरा के अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास भी सेल वॉल होती है, प्रोटिस्टा के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जिनके पास में सेल वॉल होती है, तो पहले उनको भी किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था। लेकिन बाद में जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया या उससे पहले भी, तो इन ऑर्गेनिज्म को यहाँ से निकाल दिया था, ठीक है ना, यानी कि एक्सक्लूड कर दिया था। प्लांटी किंगडम प्लांटी से उनको निकाल के उनको अलग सेपरेट ग्रुप में, सेपरेट किंगडम में रख दिया था, ठीक है ना। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, यहाँ पर भी उसको एल्गी में रखा हुआ था किंगडम प्लांटी के अंदर, लेकिन बाद में साइनोबैक्टीरिया को भी मोनेरा के अंदर रख दिया है, क्योंकि वो एक प्रोकैरियोट है, यूकैरियोटिक नहीं थे, वो प्रोकैरियोट थे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक समझ में आया, किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके बेसिक फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना। उसके अलावा किंगडम प्लांटी के अंदर बेटा जितने भी, अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, इनको फर्दर ग्रुप में बांटा गया है, किंगडम प्लांटी को भी आगे फर्दर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले है हमारे, मतलब इनको किंगडम प्लांटी को भी आगे चल के 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 5 डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एल्गी, ठीक है ना। यहाँ पर जो एल्गी है वो मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, ठीक है ना, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स में हमारे आ गए एल्गी। एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, और उसके बाद में बेटा सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, मतलब कि जिन पर सीड्स लगते हैं, वो है हमारे जिम्नोस्पर्म, और सबसे बाद में आए हमारे एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो बात समझ में आई। प्लांट किंगडम के अंदर भी हमने आगे डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए, ठीक है ना, डिफरेंट डिवीजन बना लिए, कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिन प्लांट्स पर सीड्स लगते हैं, इनसे पहले किसी भी प्लांट पे कोई सीड नहीं आता है, ठीक है ना, इसीलिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम सीड बियरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। इधर एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा एडवांस और हायर प्लांट्स हैं, और जो एल्गी हैं वो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव और लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हमें किंगडम प्लांटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे बेसिक चीज, जो किंगडम प्लांटी हैं उनके कुछ कुछ फीचर्स, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रोफ्स हैं, क्लोरोफिल होता है इनके पास में, सेल वॉल होती है इनके पास। प्लांट किंगडम को भी आगे चल के फर्दर कुछ ग्रुप्स में, डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे जो मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, जहां से प्लांट्स की शुरुआत हुई है बनने की, तो वो है एल्गी, और सबसे एडवांस जो है वो है एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। तो 5 कौन कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यही सीक्वेंस है बेटा इन प्लांट्स के आने की, तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले एल्गी आए, उसके बाद में फिर ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, उसके बाद में फिर जिम्नोस्पर्म, और सबसे जो हायर और एडवांस प्लांट है वो हमारे एंजियोस्पर्म है, ठीक है ना। बात क्लियर। उसके बाद में आगे हम फर्दर कुछ और क्लासिफिकेशन किए गए, ठीक है ना। जब प्लांट्स की स्टडी की गई, तो प्लांट्स की स्टडी करते हुए आगे कुछ और क्लासिफिकेशन दिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने। तो वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे बेटा? सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले कौन सा आया? आर्टिफिशियल, मतलब 3 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने। सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल, एंड तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये कैरोलस लिनियस ने दिया, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर, देखो, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था, इसमें बेटा हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब जो हमें सामने से कैरेक्टर्स प्लांट्स में दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर बेस करता है ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकते हैं? किसी भी फ्लावर की स्ट्रक्चर हो सकती है, उस लीफ की स्ट्रक्चर हो सकती है, उनका कलर हो सकता है, ठीक है ना। जो चीजें हमें एकदम सामने से दिखाई दे रही है, सिर्फ उनके ऊपर बेस्ड है,
ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी होते हैं। इसके ड्रॉबैक में बेटा कई बार क्या होता है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं हम उनको भी अलग अलग कर देते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कर देते हैं। क्योंकि सपोज करो जो स्पीशीज हैं वो दोनों हैं तो क्लोजली रिलेटेड, लेकिन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन या किसी भी वजह से उनके अंदर जो कैरेक्टर्स आ गए हैं, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर भी जो कैरेक्टर्स आ गए हैं वो सेम आ गए हैं, ठीक है ना, और हम तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, तो इस तरीके से हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक है बेटा यहाँ पर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं और सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको इक्वल वेटेज दिया गया है। सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी इक्वल वेटेज दिया गया है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। अब जैसा कि हम जानते हैं जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो तो मैक्सिमम एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया यहाँ पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का। उसके बाद में बेटा अब हम बात करेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन की। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि किसने दिया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। इसके अंदर हम जो एक्सटर्नल फीचर हैं जो कि हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जो डिस्कस किए, जो कि एक्सटर्नल फीचर है उनको तो स्टडी करते ही हैं, साथ में इंटरनल फीचर्स को भी स्टडी किया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेटा एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी स्टडी करते हैं, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गई, सेल की एनाटॉमी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी होगी, फाइटोकेमिस्ट्री हो गई, ठीक है ना। तो इन सबको भी फाइटोकेमिस्ट्री में मतलब कि यहाँ पर केमिकल्स देखेंगे, केमिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, ठीक है ना। एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी मतलब जहां पर एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। एनाटॉमी एक होता है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं, एनाटॉमी को हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। हमने बोला ना कि इंटरनल फीचर की स्टडी करेंगे यानी कि एनाटॉमी की स्टडी करेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब की स्टडी ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है बेटा इंटरनल फीचर एंड एक्सटर्नल फीचर, बोथ दोनों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बट इसका भी कुछ ड्रॉबैक है कि यहाँ पर भी हम जो इवोल्यूशनरी लिंक होती है उसको हम मतलब नो इवोल्यूशनरी लिंक प्रोवाइडेड बिटवीन प्लांट फैमिलीज, यहाँ पर भी हम मतलब एक तरीके से जो इवोल्यूशनरी लिंक है उनके बीच में वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। प्लांट के बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में इवोल्यूशनरी लिंकेज कितना है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में, वो यहाँ पर भी लैक कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो कि एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था, इन्होंने क्या बताया बेटा यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं बेटा, एक तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होती है, देखो मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी सबसे पहले तो जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हम करते हैं वो दो बेसिस पे होती है। एक तो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स को हम देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी, इंटरनली भी, और साथ में बेटा मॉलिक्यूलर लेवल पे भी, मतलब उनका डीएनए और उनके आरएनए को भी मैच किया जाता है दूसरी स्पीशीज के साथ में, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर लेवल पे किया जाता है, यानी कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस दो लेवल पे की जाती है, एक तो मॉर्फोलॉजिकली और दूसरी मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन करते हैं, इसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से कितनी रिलेट करती है, ठीक है ना, या फिर कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी पास में है, उनके बीच की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है ना, किस तरीके से, यानी कि सपोज करो सेम ग्रुप में जो मेंबर्स हैं तो उनका एक कोई एंसेस्टर होगा, ठीक है ना, कोई एंसेस्टर है जहां से वो सारे के सारे इवॉल्व हुए हैं, उस एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ये सब स्टडी की जाती है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जब करते हैं। तो इसीलिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हमने चेक किया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा को, सेम ग्रुप को बिलोंग करते थे, बोला गया कि उनको कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर, उनका सभी का एंसेस्टर
कॉमन रहे होंगे, जो एक ग्रुप में ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो आए हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे। ठीक है, उसके बाद में लेकिन यहाँ पर भी ड्रॉबैक्स देखने को मिले। यहाँ पर जो हमें ड्रॉबैक देखने को मिलता है वो है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम कंडीशन में रहते हैं और उन्होंने सेम टाइप का लुक ले लिया है, सिमिलर लुक ले लिया है, तो और हालांकि वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, उनकी स्पीशीज बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन सेम एनवायरमेंट में रहने की वजह से वो उनके जो फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, वो हमें एक जैसे दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ये इनके जो एंसेस्टर हैं वो कौन रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये एक ड्रॉबैक है। ये भी तब है लेकिन जब हम सिर्फ जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं केवल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे कर रहे हैं। वहीं अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए लेवल पर जाएंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आपका क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम के बारे में एक ओवरव्यू। ठीक है ना, और जो फर्दर क्लासिफिकेशन दिए। ठीक है,